Hello friends, we were dealing with respiration, and in respiration we were talking about the PPP, that is pentose phosphate pathway, जिसका दूसरा नाम होता है HMP, हेक्सोस मोनो फॉस्फेट शंट। शंट किसे कहते हैं? छोटे छोटे से एनर्जी साइकिल जो होते हैं उनको शंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट था, इसका नाम था डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे, यानी कि प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण मार्ग। और चौथा पॉइंट था साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे। हम लोग दिन भर मुंह खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, तो कभी कभी हमारे मुंह के अंदर साइनाइड बन जाता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि हमको मार सके। और उन साइनाइड आयन की उपस्थिति में भी ये पीपीपी चलता रहता है, इसलिए इसको साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे कहते हैं। ओके, चलिए साहब, इसमें हमने देखा था कि एक ग्लूकोज से हमको जो है 35 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। वैसे अगर देखें तो एक ग्लूकोज से हमको जो है या तो 36 मिलती थी या 38 एटीपी एनर्जी मिलती थी। अब जो क्वेश्चन इसमें से आता है, जो मैंने देखा है, वो ये वाला है कि आरबीसी जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है, तो फिर ये 120 दिन तक कैसे जीवित रह लेती है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आरबीसी में क्या होता है? इन आरबीसी पीपीपी अकर्स। उसको 35 एटीपी तो मिल ही जाएगी एक ग्लूकोज से, तो ये 120 दिन तक पीपीपी से एनर्जी प्राप्त करता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, जिनसे कि हमारे शरीर के बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बनते हैं। अमीनो एसिड है, प्यूरिन है, पिरामिडिन है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड वगैरह हैं, शुगर है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। साथ में एंजाइम भी बनते हैं। अब बात चलेगी कि बैक्टीरिया के अंदर जीवाणुओं में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, दैट इज हाउ रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इन बैक्टीरिया में जो साइकिल होता है वो एंटनर डाउड्रॉफ साइकिल होता है, जिसे हम लोग ईडी साइकिल कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। ओके, एंटनर डाउड्रॉफ साइकिल जो है ये कौन से बैक्टीरिया के अंदर देखा गया था? एंटनर डाउड्रॉफ ने देखा था। तो उन्होंने सूडोमोनास, इन सूडोमोनास बैक्टीरिया में देखा था। इस बैक्टीरिया से हमने पूछा, भाई तेरे अंदर भी तो साइटोप्लाज्म है, तो फिर ग्लाइकोलाइसिस क्यों नहीं होता? तो उसने बोला कि सर मेरे अंदर ग्लाइकोलाइसिस इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनमें फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ओके, इन सूडोमोनास बैक्टीरिया। तो फिर ये क्या करता है? ये बना के देता है अपने को 2 कीटो
3-डीऑक्सी फोर फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड देता है। और ये जो होता है आपका फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में बदल जाता है। फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में बदल जाता है। और फिर ये दो बन रहे हैं सब, तो 2 ही पायरुविक एसिड हमको प्राप्त होते हैं। ओके, ये इसके अंदर है। इसके अंदर भी जो एनर्जी मिलती है इट इज इक्वल टू ग्लाइकोलाइसिस। एक NADH2 निकलता है बस इसमें से, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की या प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ETS पूरा करेगा और 3 ATP आपको बनाकर दे देगा। तो हम शो कर देते हैं कि भाई एक NADH2 इसमें से निकलती है विच इज इक्वल टू 3 ATP। ओके, ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस बैक्टीरिया में। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का कैसे होता है या फैटी एसिड कैसे प्राप्त होता है। आपको मालूम होगा कि लिपिड के ऊपर लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है, तो हमको ग्लिसरॉल व फैटी एसिड प्राप्त होती है। हो गई। और ये फैटी एसिड जो होता है इसका ऑक्सीडेशन वह 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है अल्फा ऑक्सीडेशन और दूसरा कहलाता है बीटा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन की जो साइट होती है जहां पर ये होता है वो होता है ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम, ओके। और इसमें ये किसने डिस्कवर किया? न्यूकोम एंड स्टंप ने किया। होता कहाँ पर है ये? ग्लाइऑक्सीजोम में। ये पूछ सकते हैं इसमें होता क्या है कि C13 से लेकर C19 तक के जो कंपाउंड होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड में क्या कार्बन एटम 10 से ज़्यादा होते हैं। स्टेरिक एसिड है, पामिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, इन सब में 10 से ज़्यादा कार्बन एटम आपको मिलेंगे। तो ये 13 से 19 कार्बन एटम वाले कंपाउंड जो होते हैं वो C10 वाले में बदल जाते हैं। ओके। अब बनाए बीटा पर। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वह उसका साइट होता है ग्लाइऑक्सीजोम प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे याद करो इसको, ग्लाइऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी खोज किसने करी थी? डिस्कवर्ड बाय ग्रीन-अकोवा एंड लाइनेन ने करी थी। ग्रीन-अकोवा एंड लाइनेन ने करी थी। ओके। इसके अंदर भी क्या होता है कि CO2 का ट्रांसफर जो है वो होता रहता है।
अब बात ये चलेगी कि सपोज करो पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड में C16 होते हैं, कार्बन एटम कितने होते हैं? 16। अपन को कार्बन से मतलब है, ओके। तो ये लोग पूछते हैं कि पामिटिक एसिड से कितनी एटीपी मिलेगी एक मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड से। तो फॉर्मूला क्या है फैटी एसिड से एनर्जी प्राप्त करने का? वो फॉर्मूला है n/2 -1 17 + 10, जहां पर n = कार्बन एटम होगा। तो n ये रहा, ये आ गया n 16 हमारा, ये 2, ये -1 17 + 10 8 -1 17 + 10 7 × 17 + 10 = 129 ATP आपको मिलेगी। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बनाकर दिया, आ गया। ऐसे ही वो कोई दूसरा भी अमीनो एसिड दे देगा, तो आपको क्या करना है? कार्बन एटम की संख्या को याद करना है, ओके। अब जो है मैं आपको स्टीरिक एसिड, एक स्टीरिक एसिड से कितनी एटीपी मिलेगी? तो ये है हमारा स्टीरिक एसिड, ये फैटी एसिड है, वसी अम्ल है, और इसमें होते हैं C18। तो 18/2 -1 17 + 10 कितना हुआ? 9 में से 1 गया 8 × 17 + 10 8 7 56 के 6 5 12 13 + 146 ATP इसका जो है आंसर निकलेगा, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे उन कारकों की जिससे श्वसन दर प्रभावित होती है, यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स which affect the rate of respiration. फैक्टर्स यानी कि कौन से कारक रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं। देखिए साहब, सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि श्वसन अधस्तर। श्वसन अधस्तर क्या होता है? शुरू में पढ़ा था अपन ने, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है, उनसे अपने को एनर्जी मिलती है। अगर वो होगा तो रेस्पिरेशन होगा, यानी कि श्वसन अधस्तर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हमेशा जो डायरेक्ट होते हैं वो तो याद हो ही जाते हैं। व्युत्क्रमानुपाती याद करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो उल्टे होते हैं, वहां से ये लोग क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो ये तो हो गया लाइट। दूसरा, एंजाइम भी होने चाहिए। एंजाइम विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एंजाइम होंगे तो रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होगी, ओके। तीसरा, लाइट। लाइट होगी तो फूड बनेगा, फूड बनेगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी। ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ गई, ओके। तीसरा, O2
ऑक्सीजन होगी तो ही तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बढ़ जाएगी। लेकिन O2 वायुमंडल में 21% है, तो कभी कम तो होगा ही नहीं, तो इट डू नॉट बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर, डू नॉट बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर। आ गया, डू नॉट बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर। अब आता है हमारे पास में 5 नंबर, CO2 कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है, अब ये उल्टा हो गया, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। आए बात समझ में? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी। जैसे आप एप्पल को ले लो, अब एप्पल आपने बाहर रख दिया, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर सड़ा क्यों? ऑक्सीडेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन अगर वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो एप्पल सड़ता नहीं। इसीलिए पौधों को संरक्षित करने के लिए उन्हें अधिक CO2 की कंसंट्रेशन में रखते हैं। फ्रूट्स आर kept at higher concentration due to which the rate of oxidation is reduced and they do not get spoiled, और वो जो है खराब नहीं होते हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे इंजुरी की। इंजुरी का मतलब चोट। ये तना है, इस पे आपने कुल्हाड़ी मारी तो यहाँ की सेल्स कट गई। अब नई सेल्स पैदा करनी है। मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता सेल डिवीजन में लगती है, और एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको भोजन का ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज हो जाती है। काहे के लिए? टू हील द वुंड, टू हील द वुंड, यानी कि घाव को भरने में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, तो एनर्जी मिलेगी, तभी सेल डिवीजन होगा और तभी घाव भरे जाएंगे। ओके, जो टू हील द वुंड, घाव को भरने में। अब आता है हमारे पास में बायोलॉजिकल सब्सटेंस। बायोलॉजिकल सब्सटेंस का क्या प्रभाव होता है? जैसे अल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। इनको जब अपन लेते हैं तो शुरू में तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है, और फिर कांस्टेंट होकर ये एकदम नीचे आ जाएगी, और व्यक्ति जो होगा अधिक अल्कोहल या ईथर क्लोरोफॉर्म के सेवन करने से मर भी सकता है, इसलिए वह यहां पर आ जाएगा। ओके, तो पहले रेट बढ़ती है और फिर कम होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज योर लाइट। लाइट तो हो गया, अपन लेते हैं वाटर। वाटर जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? अब ये जो जल है वो होना चाहिए, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मिलेगी, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये कहानी रही हमारे पास में फैक्टर्स की। ऑक्सीजन जो होता है वो कभी भी सीमाकारी कारक नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी 21% है, कितना कम होएगा? 1% ऑक्सीजन तो हो नहीं सकती। तो ये मैंने आपको बताए फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वह रेट ऑफ रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं। ओके, अब हमारे पास में आया
रेस्पिरेटरी कोशिएंट, जिसे हम लोग श्वसन भाग फल कहते हैं। इसको श्वसन गुणांक भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको RQ लिख देते हैं। RQ है क्या? CO2 श्वसन में मुक्त CO2 की सांद्रता और उपभोग में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। अब अलग अलग जो अधस्तर होते हैं सबस्ट्रेट, उनका अलग अलग श्वसन गुणांक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होगा? पहले इधर देखते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो इसका RQ कितना हुआ बेटा? 6 CO2 निकली, यहां रख देंगे। 6 O2 निकली तो कितना हुआ? इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। ओके, अब जो है नंबर 2 फैट का RQ होता है 0.7। नंबर 3 प्रोटीन का RQ होता है 0.9। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही है। अब RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से अधिक होता है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का RQ इज इक्वल टू 4, 1 से अधिक है। नंबर 2 मैलिक एसिड का RQ इज इक्वल टू 1.33। ओके, और जो सक्यूलेंट होते हैं, सक्यूलेंट यानी कि कैम प्लांट, उनका RQ एट नाइट 0 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकलती ही नहीं। पढ़ा था अपन ने कैम प्लांट के अंदर पीछे फोटोसिंथेसिस में। और B RQ ड्यूरिंग डे आवर्स इज इक्वल टू मोर देन 1। बोलो क्यों? क्योंकि जो नागफनी था, कैम प्लांट होते हैं, उनके अंदर रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं। ओके, और ये स्टोमेटा में से CO2 रात को आती है, लेकिन लाइट नहीं होती है, तो ऑक्सीजन तो निकली नहीं। तो रात के समय RQ विल बी इक्वल टू 0। और यही CO2 दिन के समय काहे में बदल जाती है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड
वैक्यूल में स्टोर्ड होता है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इन वैक्यूल, और फिर ये टूटकर H2O और CO2 देता है। फिर CO2 जो होती है वह भोजन बनाने के काम में आ जाती है, और दिन के अंदर ये खिड़की यानी कि स्टोमेटा जो होता है वह बंद हो जाता है। ओके, अब चलेगा 6 नंबर, मिक्स्ड डाइट जो अपन खाते हैं डेली, उसका RQ इज इक्वल टू 0.865। और अगर आप केवल मटन खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तो मीट का RQ इज इक्वल टू 0.685, 0.685। 8 नंबर, when germination of seed occurs, तो फैट जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। उस समय जो RQ होता है दैट इज योर 0.5। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू टू कीप इन माइंड एंड लर्न इट। दीज आर द डेटास। अब आता है हमारे पास में RQ is measured by रेस्पायरोस्कोप। RQ जो होता है उसको श्वसनदर्शी से नापा जाता है। हिंदी में रेस्पायरोस्कोप को बोलते हैं श्वसनदर्शी, जो इस प्रकार का एक एपरेटस होता है, ऐसा, जिसमें इस कांच के एपरेटस को जोड़ दिया जाता है। ये क्लिप लग गया, और यहां पर एक बीकर रखते हैं, और उस बीकर में पानी रखते हैं, और यहाँ पर जिसका अपने को RQ निकालना होता है वह रख दिया जाता है। अगर आपने गेहूं रखे हैं, चावल रखे हैं, या कोई आलू का टुकड़ा रखा है और वो पूछ रहा है इसका RQ कितना होगा, तो इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आप सीधा उठा के एक आंसर लिख दो। अगर उसने मूंग की दाल, बीन सीड, सेम के बीज, सोयाबीन के बीज रखे हैं जिनमें की प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन देखा और आंसर लिख दिया 0.9। और अगर तिल के दाने, मूंगफली के दाने जिनमें वसा होती है वो रख दिया है, तो आंसर हो गया 0.7। बस तरीका है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब आता है हमारे पास में कि वह उपकरण जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मेजर्ड, उसका क्या नाम है? पैटन-कॉफर एपरेटस। ओके, अब लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन बनाता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए इधर।
वो क्वेश्चन है कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का क्षेत्र कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है लेकिन याद करना चाहिए। इन प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स में आपका दिमाग कहाँ जाता है? बैक्टीरिया के मीजोजोम पे नहीं, आप लिखोगे इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर वह बैक्टीरिया बोलता है तो आप बोलोगे मीजोजोम। तीसरा, इन साइनोबैक्टीरिया वी हैव लैमिलोजोम। लैमिलोजोम होगा। और अपन लोगों में यानी कि इन यूकैरियोट्स साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये होते हैं हमारे साइट ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा वो प्रोकैरियोट बोलता है तो मीजोजोम लिख देते, प्रोकैरियोट में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया में मीजोजोम, साइनोबैक्टीरिया में लैमिलोजोम और यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह रेस्पिरेटरी साइट होता है। इसी के साथ में हमारा ये रेस्पिरेशन चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।